तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एन इंडक्टर L is equal to 0.4 Henry, a capacitor C is equal to 10 microfarad and a resistor 400 ohm are connected in series to an AC source. V is equal to 40 sin 1000 t plus pi by 3 volt. Calculate impedance of the circuit. ठीक है भाई, and peak value of the current. देखो बच्चों, सबसे पहला काम हमारा यह है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोटेंशियल का, उसको कंपेयर करते हैं। तो ये आपके पास है 40 साइन 1000 टी प्लस पाई बाई 3। तो V इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा V नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, इतनी बात। तो आपके पास पीक वैल्यू यानी कि वोल्टेज की आ गई 40, ओमेगा प्यारे बच्चों आपके पास हो गया 1000, और जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास है पाई बाई 3। ठीक है, ओमेगा निकल गई। आपको गिवन क्या क्या है? आपको प्यारे बच्चों L इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.4 हेनरी, C दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, और R दिया हुआ है 400 ओम। ये दिए हुए हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला काम है इंपिडेंस निकालते हैं। ओके, तो इंपिडेंस के लिए चाहिए हमें क्या? एक्सेल। तो एक्सेल हमारे पास क्या होता है? ओमेगा एल, और ओमेगा प्यारे बच्चों हमारे पास है 1000 और एल हमारे पास है 0.4। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 400 ओम। ठीक है भाई, एक्सेल निकल गया। अब हम निकालते हैं एक्स सी। तो देखो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा आप निकाल ही चुके हो, कितना था? 1000। ठीक है ना, ओमेगा तो आपके पास है ही। चलो भाई, तो ये हो गया आपके पास 1000, और C कितना है? तो आपके पास है 10 माइक्रोफैरड। तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 ओम। ठीक है भाई, अब आते हैं इम्पिडेंस पर। इम्पिडेंस का फॉर्मूला देखो, मैंने आपको कई बार बता दिया है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस आपके पास कितना है? तो रेजिस्टेंस है 400। ठीक है भाई, एक्सएल भी आपके पास 400 है, एक्सी प्यारे बच्चों आपके पास 100 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ये आपका 500 आ जाएगा। हाँ, 500 ओम आ गया। चलो, रेजिस्टेंस यानी इंपिडेंस तो हमारा निकल गया। पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका? IRMS। देखो IRMS इज इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z। ठीक है, हमें V नोट दी हुई है प्यारे बच्चों, कितनी? 40। ये हमें पता है 40 दी हुई है। और आपके पास देखो, अब आप चाहो तो आई नोट भी IRMS की मदद से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो IRMS आपके पास कितना हो जाएगा? IRMS को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो आपके पास IRMS की वैल्यू होती है आई नोट बाय √2। हाँ या ना? तो मैं IRMS की जगह लिख दूँ आई नोट बाय √2, और BRMS की जगह लिख दूँ B बाय √2 अपॉन Z। तो √2 से तो √2 कैंसिल। हाँ या ना? IRM और V नोट हमें पता है, V नोट की वैल्यू तो आपके पास 40 है, और Z आपके पास आया है 500। तो 0 से 0 चला गया, और आपका आ जाएगा 0.08 एम्पियर आ गई। क्लियर इतनी बात? कि भाई को फॉर्मूला तो आपको याद है ना कि IRMS इज इक्वल टू क्या होता है? आई नोट बाय √2, और BRMS क्या होता है? B नोट बाय √2। तो पीक वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आ गई? 0.08 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो भाई बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन AC सर्किट। देखो बच्चों, शार्पनेस का मैंने आपको क्या मतलब बताया था? मैंने आपसे कहा था कि देखो शार्पनेस यानी कि आपने जो रेजोनेंस कंडीशंस पर देखा था, वहां पर एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल थी। हाँ या ना? यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी पर आपको सबसे ज्यादा करंट मिल रही थी। बात समझ में आई? अब जो उसका क्या नाम इंपिडेंस था, वो आर था, और आर डिपेंड करता नहीं था फ्रिक्वेंसी पर। तो हम करंट को और बढ़ा सकते हैं अगर हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दें। तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके उसकी शार्पनेस को इंक्रीज कर सकता हूं। क्लियर है इतनी बात?
तो आप ये कह सकते हो कि भाई शार्पनेस का एक सिंपल सा आप ये भी कह सकते हो कि सेंसिटिविटी टू एक्सेप्ट रेजोनेंट सिग्नल्स विल बी मच हायर, यानी जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करने की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? और हम इसको मेजर किससे कर रहे थे? हम इसको मेजर कर सकते हैं क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर से। क्लियर है इतनी बात? तो हम ये कह सकते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो भी वोल्टेज डेवलप्ड हो रहा है अक्रॉस इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस और वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस, इनका रेशियो होता है। क्लियर है इतनी बात? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ voltage developed across the inductance और कैपेसिटेंस, या तो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, आप कोई सा भी आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों पर बराबर ही होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है इतनी बात? कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस to voltage developed across the resistance, ठीक है इतनी बात? उसका रेशियो आपका क्या है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। फॉर्मूले आप ऐसे भी याद रख सकते हो, Q इज इक्वल टू होता है आपके पास क्या नाम, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर और बैंडविड्थ यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये भी याद रख सकते हो। फॉर्मूले तो कई सारे हैं इसके, आप ये भी याद रख सकते हो कि Q इज इक्वल टू ओमेगा L बाय आर भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है ना? तो फॉर्मूले तो देखो हैं, कोई सा भी आप याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, a capacitor C, a variable resistor and a bulb are connected in series to AC mains in a circuit as shown. The bulb glow with some brightness. ठीक है, how will the glow of the bulb change if a dielectric slab is introduced between the plates of capacitor? देखो बच्चों, अगर आप किसी भी कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते थे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता था, याद करो। तो C इज इक्वल टू आपके पास होता था K अपसाइलन नॉट A ओवर D। ठीक है, यानी कि K बढ़ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C की वैल्यू बढ़ती थी, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, हाँ या ना? अब देखो इंपीडेंस की बात करते हैं। अगर मैं XC की वैल्यू की बात करूं तो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, हाँ या ना? अब देखो आपके पास C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर C बढ़ेगा प्यारे बच्चों तो XC की वैल्यू तो घटेगी ना। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ती है तो ये तो घटेगा, यानी कि इंपीडेंस घटेगा, और इंपीडेंस घटेगा तो भैया करंट बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा बल्ब का। तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पहले वाले पार्ट में आप ये कह सकते हो कि इंक्रीज होगा। क्लियर है फर्स्ट में कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो तो जो ब्राइटनेस है क्या है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीजेस। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है उसे देखो। सेकंड पार्ट कह रहा है द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। देखो अब रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस अगर आप देख रहे हो तो Z इज इक्वल टू आपके पास है प्यारे बच्चों आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अगर आप R को बढ़ा रहे हो और इसको कांस्टेंट रखते हुए तो Z भी बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो करंट की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है ना भाई, करंट क्या हो जाएगी? कम, और करंट घटेगी तो हम ये कह सकते हैं जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो डिक्रीज होगी। क्लियर है इतनी बात? तो जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल रिड्यूस। क्लियर है इतनी बात? घटेगी। दोनों बात समझ में आ गई कि पहले वाले केस में आप क्या कर रहे हो,
उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने पर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, एक्सी की वैल्यू घट रही है, इंपीडेंस घट रहा है, करंट बढ़ रही है तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ने पर इंपीडेंस बढ़ रहा है, करंट घट रही है तो ब्राइटनेस भी घटेगी। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई, क्या कहता है अगला, अ फिगर शो ए LCR series connected to a variable frequency 200 volt source with inductance 50 milliampere, capacitance 80 microfarad and resistance 40 ohm. Determine the source frequency which drive the circuit at resonance and quality factor of the circuit. चलो भाई, क्या क्या दिया हुआ है पहले ये लिख लेते हैं भैया। L हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, तो ये है आपका 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। सी भी हमारे पास है कितना, 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और रेजिस्टेंस आपके पास है 40 ओम। अब आप बताओ कि जो फ्रिक्वेंसी होती थी, देखो ओमेगा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ये पढ़ा था। चलो भाई वैल्यू रख दो, जो जो वैल्यू है आपके पास है। एल की वैल्यू कितनी है, 50 यानी 50 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये हो जाएगा √4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत आराम से इसको, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 500 रेडियन पर सेकंड। फ्रिक्वेंसी आप निकाल सकते हो, एफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होती है 2πf, तो f इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 500/2π। तो ये अप्रोक्स प्यारे बच्चों 80 हर्ट्ज आएगी, आप करके देख लेना। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको 3 बताए हैं, तो 1/R इसको आप यूज कर सकते हो। क्या क्या है, रेजिस्टेंस तो पता ही है, ओके। इंडक्टेंस कितना है, तो 50 इंटू 10⁻⁻3 और ये है 80 इंटू 10⁻⁻6। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल होके आ जाएगा 625, यानी कि 40 और इसका आ गया 25। 5 से इसे काट सकते हो, यहाँ 5 और ये 8, तो 8 6 हो गए 48, ये आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो क्वालिटी फैक्टर भी निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी निकल गई। सबसे पहले हमने क्या करा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाली। सब कुछ तो गिवन था, बस सीधे फॉर्मूले में ही रखना था। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। चलो भाई, a resistor of 30 ohm and a capacitor of 250 by pi microfarad are connected in series to 200 volt and 50 hertz AC source. Calculate current in the circuit and voltage drop across the resistor and capacitor. Is the algebraic sum of these voltage more than the source voltage? If yes, solve the paradox. ठीक है बच्चों, देखो आपके पास क्या क्या गिवन है पहले वो देखो। सबसे पहला काम हमारा है कि इंपीडेंस निकालें, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, Z इज इक्वल टू, फॉर्मूले याद रखोगे, R² प्लस XC का स्क्वायर। अब अगर मैं XC की बात करूं तो XC होता है आपके पास 1/ωc होता है, और ओमेगा आपके पास होता है 2πfc। ठीक है भाई, अब आई आपके पास 2π फ्रिक्वेंसी आपके पास है 50, और ये दिया हुआ आपके पास 250/π माइक्रोफैरेड है, तो 10⁻⁻6, तो पाई से तो पाई चला गया। ठीक है बच्चों इतनी बात। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा निकल के, तो इसका आ जाएगा आपका, देखो ये हो गया है नीचे 100, ये बचेगा आपके पास 50 और 2 ये 100 हो जाएंगे, इंटू 250 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 3 जीरो चले गए, ऊपर 1000। अगर इसको आप डिवाइड कर दो, 6 है ना, 2 और 1 3, तो 1000 डिवाइड बाय 25 यानी कि 40 आ जाएगा। ये ऊपर आपके 1000 बचेंगे बच्चों, और नीचे आपका है 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 40 ओम। अब Z निकाल दो।
आर आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, आर आपके पास है 30, तो आप 30 रख दो। एक्सी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, आपके पास है 40, रख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 900 और ये हो गया 1600 यानी कि 2500 यानी 50। क्लियर है इतनी बात। V इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास आई जेड। तो भैया वोल्टेज आपको 200 दिया हुआ है, जेड आपने निकाल लिया है, तो ये आ जाएगी आपके पास 4 एम्पियर। अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालता हूं, चलो भाई वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल लेते हैं। देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, तो V इज इक्वल टू आई आर होगा। V इज इक्वल टू आई आर, आर आपके पास है, आई आपके पास है, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या निकाल रहा हूं, कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर ये निकाल रहा हूं, तो भाई हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई एक्सी। ठीक है, आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास 4 है और एक्सी की वैल्यू 40 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 160, ये 120 और ये 160। अगर हम 120 और 160 की वैल्यूज का सम देखें तो 280 वोल्ट आता है। क्या आता है, 280 वोल्ट, जो कि 200 से तो ज्यादा है। लेकिन एक बात बताओ, जो सॉरी, जो आपके पास वोल्टेज होते हैं, ये दोनों वोल्टेज आपके सेम फेज में नहीं है, या है, नहीं। आपने पढ़ा था, देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि भाई आपके पास जो 280 वोल्ट है वो उसकी पीक वोल्टेज से तो कम ही है, ये भी क्लियर है। ये भी याद रख लेना कि भाई एक लाइन मैं लिख देता हूं ये, कि जो 280 वोल्ट है वो स्मॉलर देन है पीक वैल्यू से, स्मॉलर देन द सॉरी सोर्स पीक वोल्टेज, जो भी सोर्स की पीक वोल्टेज है उससे कम है, क्योंकि हमें तो आरएमएस वैल्यू दी होती है। और दूसरी बात देखो, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, जबकि कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो आपका 90 डिग्री पीछे होता है करंट से। तो आप इसको ऐसे एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फेज डिफरेंस अलग अलग है, तो आप इनको वेक्टर ऐड करते हो, ये याद रखना बात। ठीक है इतनी बात। और जो 280 वोल्ट है वो उसकी पीक वैल्यू से छोटा है। तो ये दोनों बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो उसने पूछा था एल्जेब्रिक्स ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज की पीक वैल्यू से तो छोटा ही है। और अगर उसने पूछा है तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये दोनों को आप एल्जेब्रिकली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अगर आप वोल्टेज को देखो तो ये अलग अलग फेज में है। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद R is equal to 20 ohm, L is equal to 2 Henry and C is equal to 50 microfarad is connected to 200 volt AC source of variable frequency. ठीक है, what is the amplitude of the current, average power transfer to the circuit in one complete cycle at resonance and calculate the potential drop across the capacitor. भाई हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालना, तो सबसे पहले क्या सोचो, सबसे पहला काम देखो भाई यही है कि आप सबसे पहले जेड निकाल लो, बढ़िया बात है। जेड का फॉर्मूला एलसीआर सर्किट में अगर देखेंगे तो आपके पास है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, एट रेजोनेंस, मुझे ना व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो देखो अगर रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस में एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्सी। तो जेड सिंपल आर हो गया, हाँ या ना, जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, करंट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, तो V ओवर Z हो जाएगा। V आपके पास कितनी है भैया, 200 है, ठीक है ना, और Z आपके पास है R मतलब 20, तो ये आपके पास 10 एम्पियर आ गई। ठीक है भाई इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। हमसे पूछा था एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, वो आ गई हमारे पास। एवरेज पावर, देखो एवरेज पावर की अगर बात करें तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, पावर P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज कितना है भैया, 200 है, करंट कितनी है तो 10 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2000। क्लियर है इतनी बात।
ये दोनों पार्ट तो निकल गए। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है भाई, पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल लेते हैं क्या आता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर, चलो भाई निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा I इंटू एक्सी। आई कितना है तो भैया 10 है, एक्सी यानी कि 1/ओमेगा c, ठीक है ना भाई, ओमेगा। अब देखो भैया ओमेगा आपको निकालनी पड़ेगी रेजोनेंस पर, तो फॉर्मूला आपके पास था ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। L आपके पास कितना है तो भैया L आपके पास 2 है और ये आपका 50 है इंटू 10⁻⁻6, तो सोल्व करोगे तो भैया 4 यानी कि 100 आ जाएगा, 100 रेडियन पर सेकंड आ गया। चलो ये भी निकल गया। सो सी हमारे पास है, हाँ है, कितना है 50 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास है, ये तो था, ये रहा ना सी 50 माइक्रोफैरड। तो भाई इस जीरो से ये जीरो चले गए, तो आपके पास हो गया 10⁻⁴ डिवाइड बाय 5, ठीक। तो आप इसे सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2000 वोल्ट। तो हमने ओमेगा निकाली रेजोनेंस कंडीशंस पर, उसके बाद ही हमने इसको सोल्व किया। तो ठीक है, देखो ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस उसका ध्यान रखें, बाकी तो कर लोगे आप, ठीक है ना। चलो क्या कहता है, इन LCR सीरीज सर्किट connected to an AC source, ठीक, the voltage and current are in the same phase. Okay. If the capacitor is filled with the dielectric with the current lead or lag behind remaining phase with the voltage, explain. ठीक है भाई, पहला पार्ट देखते हैं। देखो LCR सर्किट है, अब आप क्या कर रहे हो, कैपेसिटर को फिल्ड कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक से, तो इसका मतलब आप कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मतलब शुरू में सेम फेज में था, तो उसकी देखो उसने क्या बोला है, जो चीज़ पहले ध्यान देने की वो ये है कि आपके पास ये है ना वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, ये है। फिर बाद में उसने कहा कि भाई उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट करेंगे सी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि अब XC ज्यादा हो जाएगा XL से, सीधी सी बात है। और अगर XC बड़ा हो गया XL से तो करंट लीड करेगी, क्या करेगी, करंट, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स, करंट लीड्स द वोल्टेज, लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज, कोई भी फेज एंगल आपका हो सकता है, उसे मैंने नाम दे दिया फाई, ठीक है। और जो सर्किट है वो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड हो जाएगा, ये भी आप कह सकते हो कि जो सर्किट होगा प्यारे बच्चों वो कैसा हो जाएगा, सर्किट, क्योंकि भाई आपके पास XC की वैल्यू ज्यादा है ना, तो सर्किट इज कैपेसिटेंस, तो सर्किट इज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, डोमिनेटेड सर्किट। चलो भाई ये बात भी क्लियर हो गई। ओके, आगे क्या बोलता है, इन द सर्किट वाइज द RMS वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। देखो बच्चों, इन सीरीज LCR सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उन दोनों के बीच में 180 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बोला ना, इन द सर्किट वाइज द RMS वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात करूं, इंडिविजुअल में, तो L और C में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, देखो हाँ या ना। अगर सिर्फ आपके पास क्या होता था, इंडक्टर, इंडक्टर याद दिला दे रहा हूं एक को, वैसे तो आपको याद होगा, एक बार और सुन लो मेरी बात, ठीक है ना। ये सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो वोल्टेज आगे होता था किससे, करंट से, कितने 90 डिग्री, ठीक। और कैपेसिटर वाले केस में प्यारे बच्चों, अगर आप देखो तो यहां पर प्यारे बच्चों आपकी करंट आगे होती थी वोल्टेज से, कितनी 90 डिग्री। ये आपके इंडिविजुअल की बात हो रही है नहीं, ये तो हो गया ना कि इन सर्किट वाइज द RMS वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज और नॉट इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो
अब अगर आप सीरीज एलसीआर सर्किट लेते हो तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर मैं कह रहा हूं इन सीरीज में, इसको भी लिख देता हूं मैं, अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो दोनों में 180 का फेज डिफरेंस है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट द voltage drop across voltage across the voltage across the voltage across the inductor voltage across the inductor 180 डिग्री। 180 का होता है ना, देखो अभी मैंने आपको दिखाया भी था, कुछ ऐसे हो जाता है अगर हम सीरीज एलसीआर लेते हैं, इधर आपका वी आर हो गया था, इधर आपका वी एल है और इधर आपका वी सी है, ये तो था 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज with voltage across the capacitor। ठीक है भाई, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अगला कह रहा है ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस ऑफ सर्किट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। वैसे तो ग्राफ हमने कई बार बना लिया है, चलो एक बार और देख लेते हैं। आपके पास जो Z है प्यारे बच्चों, वो Z इज इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही तो था। एक्सएल यानी कि आपके पास है 2 पाई एफ एल, ठीक, यानी कि ओमेगा एल, और ये होता है 2 पाई एफ सी। चलो भाई, ये आपके पास था। अब देखो ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इस तरफ मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है और इधर आपका Z है। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो शुरू में जैसे जैसे आप ये समझो कि आपने फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती थी वहां पर जो होता है, जब फ्रीक्वेंसी मैंने क्या ली है FR, वहां पर सबसे कम इंपीडेंस होता है, सबसे कम इंपीडेंस होता है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। ये आपके पास हो गई, हाँ, ये है आपके पास सबसे कम फ्रीक्वेंसी यह है। और अगर आप रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो यहां पर देखो, ये इन दोनों चीजों पर ध्यान से देखो, ये चीज दिख रही है, ये शुरू में जब फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है कम, तो डिनोमिनेटर में अगर छोटी चीज होगी तो ये वाली चीज क्या होगी, बड़ी होगी, हाँ या ना। यानी कि शुरू के अंदर ये वाली चीज, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा शुरू में, तो ये वाली चीज बढ़ेगी, ठीक है ना। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अब और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो अब ये वाला पोर्शन डोमिनेटिंग होगा। शुरू में ये आपका ज्यादा है जब तक रेजोनेंस नहीं आ रहा, उसके बाद ये वाली चीज ज्यादा है। बात समझ में आ रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी है तो एक्सी बड़ा है एक्सएल से, और बाद में प्यारे बच्चों एक्सएल बड़ा है एक्सी से। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ में उससे पहले भी आप ग्राफ बना चुके हो, कई बार बना चुके हो, ठीक है ना। तो तीनों चीजें अपनी हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस R and capacitance C are connected in series to a source V is equal to V naught sin omega t, the peak value of voltage across the resistance and capacitance। तो सबसे पहले क्या करो भाई, सबसे पहला काम अपना है कि हम इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस होता है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये आ गया। और पीक यानी आई नोट इज इक्वल टू वी नोट ओवर जेड, तो वी नोट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये आ गया। चलो भाई, आई नोट भी निकल गई। अब क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है भाई, निकाल देते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल देते हैं, तो आ जाएगा वी नोट आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। करा क्या है, सिर्फ यहां से आई की वैल्यू को यहां रख दिया है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप वी सी निकाल सकते हो, तो ये भी हो जाएगा आई नोट एक्स सी, यानी कि आई नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये है आपके पास वी नोट एक्स सी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात।
तो देखो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो निकल गया। अब पूछा फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट विच ऑफ देम इज Z। देखो ऐसा सोचो कि भाई रेजिस्टेंस में तो दोनों सेम फेज में है, हाँ या ना, और कैपेसिटर में करंट आ गया है, और जब किसमें कैपेसिटर में करंट आ गया है तो दोनों को जब कंबाइन लेंगे तो सिंपल सी बात है, करंट ही लीड करेगी वोल्टेज से, और वो भी कितना, तो 10 फाई आप निकाल सकते हैं, 10 फाई हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इतना और इसका इतना। तो 10 फाई इसको आप लिख सकते हो I इंटू एक्सी अपॉन आई इंटू आर, और एक्सी क्या होता है, तो भैया 1/ओमेगा c, तो ये आ जाएगा। तो फाई कितना आ गया, तो फाई आ गया प्यारे बच्चों 10 इनवर्स 1/ओमेगा r c। चलो निकल गया भैया अपना फेज डिफरेंस। हाँ क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो, देखो हो तो बताओ वरना बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। चलो, a resistor R and inductor L are connected in series to a source V is equal to V naught sin omega t. Find peak value voltage drop across R and बिल्कुल सेम इसके जैसा है या नहीं बताओ। सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ। सबसे पहले देखो ये तो याद ही है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक आपके पास इंडक्टर है, आपने इसे एक AC सोर्स से जोड़ दिया है, इतनी चीज आपको दी हुई है। तो सबसे पहला काम होता है कि भैया इम्पीडेंस तो निकाल लो। क्या निकाल लो, इम्पीडेंस। ठीक है भाई, इम्पीडेंस यानी कि Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यही तो होगा। और उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, उसने पूछी है पीक वैल्यू, तो निकाल दो भाई, करंट निकालो। I नोट इज इक्वल टू होती है V नोट अपॉन Z, तो Z आपके पास हो गया R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल लो जिस पे मन करे, आपको रेजिस्टेंस पे निकालना है निकालो। आई नोट इंटू आर, आई नोट की वैल्यू आपके पास है ही, तो ये आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ऐसे ही आप इंडक्टर पे भी निकाल सकते हो, आई नोट इंटू एक्सएल, यानी कि वी नोट एक्सएल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। निकल गई नहीं निकल गई, तो दोनों आ गई। फेज डिफरेंस की बात करते हैं। देखो मैंने ऐसे उसमें बताया था, ऐसे इसमें है कि इंडिविजुअली बात करें तो रेजिस्टेंस के केस में इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, देखो मैं दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज आ गया तो उनकी कॉम्बिनेशन में सिंपल सी बात है वोल्टेज ही आगे होगी, ठीक है ना। और जो फेज डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हो, तो आ जाएगा 10 फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। तो 10 फाई आ जाएगा प्यारे बच्चों आई एक्सएल अपॉन आई आर, और एक्सएल आपके पास होता है 1/ओमेगा एल। ठीक है भैया, आप आराम से 10 फाई निकालो, तो 10 फाई हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर। तो फाई क्या आएगा, 10 इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। निकल गया भैया। तो कौन लीड कर रहा है, तो भैया वोल्टेज लीड कर रही है। कितने से कर रही है, तो इतने से कर रही है। ठीक है भाई, तो कौन है, वोल्टेज लीड। ठीक है, चाहो तो आप इसका फेजर भी बना सकते हो। तो ये आपकी करंट है, इधर आपका वी आर है, इधर आपका वी एल है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा प्यारे बच्चों वो कुछ ये होगा, ये इसका रिजल्टेंट है 5 पर। ठीक है ना, वोल्टेज आपकी लीड कर रही है। चलो भाई ये भी कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं क्या कहता है अपना क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज difference between the circuit and the voltage in, okay देखो करा, find the value of the phase difference between the current and voltage in the series LCR circuit shown below, okay which one lead in phase current और voltage। देखो भाई सबसे पहले क्या करोगे, देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, पहले देखो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा तो इससे मिल ही गया, कितना आ गया ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा आपके पास 1000। चलो एल आपके पास कितना है, तो 100 मिली हेनरी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस है 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400 ओम। ठीक है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है। एक्सेल निकालो सबसे पहले, एक्सेल निकालते हैं ना, पे इंपीडेंस तो निकालना पड़ेगा, एक्सेल कितना होगा,
तो भैया एक्सेल आपका होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितनी है तो भैया 1000 है, एल कितना है तो 100 इंटू 10⁻³ है। तो सिंपल 100 ओम आ गया। अगर एक्सी की बात करें तो 1/ओमेगा सी है, ओमेगा आपके पास है 1000 और सी प्यारे बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये सोल्व करके 500 ओम आएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एक 500 आ गया और एक आपका 100 आ गया। ओके, अगर फेज डिफरेंस की बात करें, चलो भाई फेज डिफरेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा था एलसीआर सीरीज सर्किट में, क्या था, tan phi इज इक्वल टू, ये था एक्सी माइनस एक्सएल, क्योंकि एक्सी की वैल्यू बड़ी है तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स। एक्सी कितना है तो भैया 500 है, एक्सएल कितना है तो भैया 100 है, और रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों 400 है। ये तो वैल्यू है 500, 100 और 400, बहुत सही। तो 400 डिवाइड बाई 400 तो tan इनवर्स आ जाएगा 1। अब बताओ 1 किस पर होता है, तो अब 1 जो वैल्यू है वो आपकी प्यारे बच्चों π/4 पर होती है। तो भैया π/4 या 45 डिग्री आपका फेज डिफरेंस आ गया। और एक्सी बड़ा है, एक्सी बड़ा है एक्सेल से, तो सिंपल सी बात है करंट लीड करेगी। कितने से लीड करेगी वो भी हमने निकालते हो, तो करंट लीड्स इन फेज, करंट लीड कर रही है क्योंकि आपका कैपेसिटिव सर्किट है। चलो भाई ये काम भी अपना हो गया, फेज डिफरेंस निकल गया और कौन लीड कर रहा है ये भी निकल गया। आसान था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे, एन इंडक्टर एल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बल्ब एंड एसी सोर्स। ठीक है भाई, यानी कि आपके पास एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हो गया इंडक्टर, और इसको किससे जोड़ दिया गया है, एक बल्ब से। चलो भाई, तो ये आपका एक बल्ब से जोड़ दिया गया, ये आपका एक एसी सोर्स है। ठीक, आगे बढ़ो, क्या कहता है, हाउ वुड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज व्हेन द नंबर ऑफ टर्न इन द इंडक्टर इज रिड्यूस। देखो भाई, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर कॉइल अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इंडक्टेंस भी घटेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इंडक्टेंस तो डिपेंड्स करता है सीधा ही डायरेक्टली किस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को घटा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, घटा रहे हो, तो भैया एल जो आपके पास है वो भी डिक्रीज होगा, उसका इंडक्टेंस भी घटेगा। अगर इंडक्टेंस घटेगा तो जो उसका इंपीडेंस है वो भी घटेगा, इंपीडेंस घटेगा तो प्यारे बच्चों करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस। क्लियर है, पहली बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स को घटाओगे तो भैया इंडक्टेंस घटेगा, इंडक्टेंस घटेगा तो इंपीडेंस घटेगा, और करंट बढ़ेगी यानी कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अगले पर आओ, सेकंड पार्ट क्या कह रहा, एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर। देखो भाई, अगर मैं आयरन रोड को बढ़ाऊंगा तो एक तरह से आयरन रोड को इंसर्ट करने पर मैं इंडक्टेंस को बढ़ा रहा हूं। किसको बढ़ा रहा हूं, इंडक्टेंस, एल को बढ़ा रहा हूं। एल बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, तो एल बढ़ने का मतलब जेड का बढ़ना। बात समझ में आ रही है, जैसे ही हमने आयरन रोड को इंसर्ट किया, ऐसा करने से उसका इंडक्टेंस बढ़ा, इंपीडेंस बढ़ा, और करंट की वैल्यू प्यारे बच्चों घट गई, जिसकी वजह से ब्राइटनेस भी कम होगी। तो कह सकते हैं कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है, क्यों घट रहा है, क्योंकि करंट घट रही है। आगे, अ कैपेसिटर of capacitance is inserted in series and circuit, justify your answer in each case। देखो भाई, अब ये देखो, कैपेसिटर को करने पर उसने बोला x इज इक्वल टू एक्सएल। अब ये बताओ कंडीशन क्या है, तो रेजोनेंस वाली है। इस कंडीशंस में जो आपका z होता है ना, देखो z इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और एक्सएल और एक्सी तो बराबर हैं प्यारे बच्चों, तो z क्या आ जाएगा, तो z आएगा सिंपल r, कोई दिक्कत तो नहीं, z क्या आ जाएगा r, और इंपीडेंस घट गया है, z जो है वो कम हो गया, तो इसका मतलब जो करंट होगी ना वो मैक्सिमम होगी प्यारे बच्चों। करंट क्या हो गई, मैक्सिमम, और करंट बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो भी बढ़ेगी। क्लियर हो गया, तीनों चीजें देखो समझ में आनी चाहिए कि क्यों, ऐसे नहीं कि हम रट रहे हैं, नहीं रटेंगे नहीं,
सीखेंगे कि भाई क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, उसका विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज। चलो भाई, तीनों बात समझ में आ गई है, बढ़ते हैं अगले की ओर। अ सोर्स of an AC V is equal to V naught sin omega t is connected to a series combination of resistor R and a capacitor C. Draw the phasor diagram and used to obtain the expression for impedance of the circuit and phase angle. ठीक है भाई, आपके पास क्या क्या है पहले वो देखो। आपके पास प्यारे बच्चों, एक तो आपके पास है रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया, ये रेजिस्टेंस, और इसके साथ क्या है, एक कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस के साथ क्या हो गया, एक कैपेसिटर। अब दोनों को हमने एसी सोर्स से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है प्यारे बच्चों, एसी सोर्स से, यानी कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इससे आपने इसको जोड़ दिया। किस किस को हमने ले लिया है, एक तो हमने लिया है रेजिस्टर और एक हमने क्या ले लिया है, कैपेसिटेंस। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब देखो क्या क्या होता है। क्या बताया था मैंने आपको कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती हैं। वोल्टेज और करंट किस में, सेम फेज में। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, हम लिख देते हैं इसको कि भैया इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में है दोनों, जबकि इसमें करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। बहुत बढ़िया, क्या कह सकते हैं कि करंट लीड कर रही है कितने से, 90 डिग्री से, हाँ या ना। अब देखो हमारे पास अगर मैं देखो इसका क्या बनाना है, हमें फेजर बनाना है। चलो भाई बना देते हैं फेजर। अब अगर आपने ये वी आर लिया, ये बच्चों मान लो वी आर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इससे ठीक 90 डिग्री, इससे ठीक 90 डिग्री पीछे कौन होगा, तो भैया आपका BC होगा। कितना, पूरा 90। और अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊं तो बाय पैरेललोग्राम लो, आप इसका रिजल्टेंट बना सकते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा प्यारे बच्चों वो ये हो गया, ठीक है ना, इतनी बात। ये आपका B हो गया। ये एंगल हमारे पास कितना है, ओमेगा टी है, और ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों फाई। क्लियर, इतनी बात। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्या करो, वी आर बनाओ, उससे ठीक 90 डिग्री पीछे बनाओ BC, और उन दोनों का रिजल्टेंट शो कर दो V। क्लियर, इतनी बात। तो जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो V स्क्वायर कितना होगा, तो आपके पास V स्क्वायर आ जाएगा कितना, चलो भाई, हाँ एक सेकंड, हाँ अब देखो, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। और V रख सकते हो आप कितना, I इंटू जेड, जेड फॉर इम्पीडेंस, और VR हो जाएगा प्यारे बच्चों IR का स्क्वायर, और VC हो जाएगा IXC का स्क्वायर। चलो भाई, तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो Z आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो Z हमारा निकल गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इम्पीडेंस। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमसे ड्रॉ करा रहा था फेजर डायग्राम एंड यूज टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब बात कर रहे हैं फेज एंगल की। चलो भाई, फेज एंगल को भी देख लेते हैं, क्या कहता है अपना फेज एंगल, ठीक है ना, उसको भी देखते हैं। चलो फेज एंगल पर आ जाते हैं। तो भाई हम tan से निकाल सकते हैं, तो tan फाई क्या होगा, VC ओवर VR होगा या नहीं होगा। इसको आप लिख सकते हो IXC अपॉन IR, आई से आई कैंसिल। तो प्यारे बच्चों XC की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा C भी। तो आपके पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा RC। चलो भाई, फेज डिफरेंस भी निकल गया। अब देखो, ये बात तो आपको क्लियर नजर आ रही कि जब भी आप रजिस्टर और क्या ले रहे हो, रेजिस्टेंस ले रहे हो, या फिर आप उसके साथ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस लेते हो, तो उनके कॉम्बिनेशंस में करंट लीड करती है, और उसका जो कितने से लीड कर रही है वो आपके सामने है, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा RC। क्लियर इतनी बात, बढ़े आगे। चलो भाई, द वेरिएशन ऑफ एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर विद फ्रीक्वेंसी of an AC source of 100 volt and variable frequency is shown in figure।
कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। देखो बच्चों, एक्सेल एक्सेल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। एक्सेल इज इक्वल टू आपका होता है ओमेगा एल, हाँ या ना? और ओमेगा क्या होता है तो प्यारे बच्चों 2 पाई एफ, यही तो है भाई। एक्सेल इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई एफ एल, और एल क्या हो जाएगा तो एल देखो आपके पास हो जाएगा एक्सेल अपॉन 2 पाई एफ। अब आप देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 100 हर्ट्ज पर कितना है एक्सेल की वैल्यू, तो 20 है। आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो, तो मैंने एक्सेल की वैल्यू ली 20। कब? जब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया 100 है। कोई दिक्कत तो नहीं, 100 है तभी हम इसको ले रहे हैं। तो देखो ये आपका 2 चला जाएगा पूरा 10, और इससे चला जाएगा ये आपका आएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 31.4। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0318 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। तो हमारे पास क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस 0.0318। ठीक है, अब क्या कहता है, व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ अननोन वैल्यू, अ रेजिस्टर ऑफ 100 ओम एट 300 पर सेकेंड, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। देखो भाई, मैक्सिमम पावर कब है, जब याद करो रेजोनेंस, याद आ रहा कुछ, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। क्यों? देखो मैंने आपको बताया था, जब हम रेजोनेंस पर आते हैं तो एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाते हैं। इंपिडेंस Z इज इक्वल टू होता है R, और सबसे कम होगा। अब इंपिडेंस कम है तो सीधी सी बात है करंट ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगी तो मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है भाई, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी लिख दिया। तो और एक्सई की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू हो जाती है आपके पास 1/2 पाई एफ सी, और एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ एल। ठीक है नहीं? तो बस इसकी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो C इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, हमें क्या क्या, देखो एक्सेल तो दिया ही हुआ है ना सीधा सीधा, हाँ या ना? भाई एक्सेल की वैल्यू तो आपके पास है, उसकी मदद से निकाल दो, क्या दिक्कत है? कितनी वैल्यू ले रहे हो? देखो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू ये हमें दी हुई है 3, कितनी दे रखी है, हाँ 300 पर सेकेंड यानी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और उस पर जो वैल्यू है वो 10 है 300 पर, ये तो दे रखा है, ये रहा ना। व्हेन द इंडक्टर इज इन सीरीज विद द कैपेसिटी अननोन वैल्यू एंड रेजिस्टर ऑफ 10 ओम एट इतना। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस हमें दिया ही हुआ है, मैक्सिमम पावर पूछी है। तो आप देखो 300 पर जो एक्सेल की वैल्यू है, ओके एल तो हम निकाल ही चुके हैं ना, ओके 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 ओके, एल तो निकल गया है। तो ये कितना आएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूँ, 1/, ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई एफ एल था, 1/2 पाई एफ सी हो गया। ठीक 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 ठीक, तो सारी वैल्यू रख दो। सी हमें निकालना है तो ये मैं ऐसा लिख देता हूँ, 2 2 हो गया 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एल, यही हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो 4 ये हो गया 3.14 का स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है 300, और भैया इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस है 31.8 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सारी चीज़ें अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जो C की वैल्यू है, आप करके देखना, C की वैल्यू जो आएगी वो 8.8 इंटू 10⁻⁻6, या आप कह सकते हो 8.8 माइक्रोफैरड है। एक बार आप करके देखना, ठीक है ना, कि क्या आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, चलें आगे, चलो भाई बढ़ते हैं। क्या कहता है, इन a series LCR circuit connected across an AC source of variable frequency, obtain the expression for its impedance and draw a plot showing variation with frequency of AC source। ठीक है भाई, अभी करेंगे। अगला कहता है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट। चलो भाई पहले इसको कर लेते हैं इसको सोल्व, फिर बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तीनों आपके किस में जुड़े हुए हैं, LCR सीरीज। चलो बनाते हैं भैया। ठीक है, एक आपके पास हो गया ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टेंस, और ये कैपेसिटेंस। ठीक, तीनों को
सीरीज में जोड़ते हुए AC सोर्स लगा दिया। कितना है आपके पास, चलो भाई लिख देते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज के केस में ये जो है वो आपका किस में होता है, V और I सेम फेज में होंगे। ठीक है भाई, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। ठीक है, जबकि इसमें वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री और इसमें करंट लीड कर रही है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं, चलो अब इसका वो भी दिखा लेते हैं, फेजर भी, फेजर डायग्राम। अब देखो, अब अगर आप कहीं पर भी जहां आपका मन करे, आपने मान लो ये ले लिया BR, ठीक है, ये BR है, इससे 90 डिग्री आगे, इससे 90 डिग्री आगे आपने मान लो लिया हुआ है VL और इससे 90 डिग्री पीछे आपने प्यारे बच्चों लिया हुआ है BC, इन दोनों में 90। ठीक है, अब देखो या तो VL और बड़ा होगा या BC, मैं ये मान के चल रहा हूं फिलहाल कि भाई VL बड़ा है किससे, इससे, तो इसका जो आएगा ये हो जाएगा VL माइनस BC। अब इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो रिजल्टेंट कहीं यहां होगा। ठीक है, बाय पैरेललोग्राम आप ले सकते हो, ये हो गया V, कितना एंगल फाई, और ये आपका जो V है ये यहां से कितने पर है, ओमेगा टी। चलो भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई क्या लिया, वोल्टेज जो है भाई रेजिस्टेंस और करंट, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, कैपेसिटर में करंट आगे है और वोल्ट उसमें इंडक्टर में वोल्टेज आगे है। चलो इतना आ गया। पाइथागोरस की मदद लें, किसकी, पाइथागोरस की मदद। चलो भाई, पाइथागोरस की मदद से आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। तो आप लिख सकते हो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, लिख सकते हो, हाँ या ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। V स्क्वायर इज इक्वल टू V, ये हो जाएगा आपका IR स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, ये आ गया। चलो भाई, आ गया आपका। फिर उसके बाद V आ जाएगा आपके पास I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू IZ। तो आपके पास प्यारे बच्चों Z आ गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपका Z आ गया। चलो भाई, ये काम भी अपना खत्म हो गया, इंपिडेंस निकल गया। फेज डिफरेंस की बात कर रहे हो तो tan phi कितना होगा, VL माइनस VC अपॉन VR। तो tan phi क्या हो जाएगा, VL को जगह आप लिख सकते हो I इंटू XL, यहां लिख सकते हो I इंटू XC अपॉन IR। तो tan phi हो जाएगा प्यारे बच्चों XL माइनस XE अपॉन R, ये आपका फेज डिफरेंस भी निकल गया। क्लियर है अपनी बात। आगे क्या बोलता है, उसने बोला था व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेजोनेंस इन LCR सर्किट। ठीक है भाई, ये भी आपके पास आ गया। अब देखो रेजोनेंस की बात कर रहा है भैया, रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस में XL और XC बराबर होते हैं, रेजोनेंस की भी चलो हम भी कर लेते हैं बात। रेजोनेंस में मैंने आपसे क्या कहा है कि भाई एट रेजोनेंस में XL इज इक्वल टू है XC, हाँ या ना। तो जब है तो tan phi तो अब जीरो हो जाएगा ना, तुम जब XL और XC बराबर हैं तो ये तो जीरो हो गया, तो tan phi क्या हो गया, जीरो, तो phi क्या हो गया, जीरो। तो नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट रेजोनेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आगे क्या कहता है, सी पार्ट में कह रहा है व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, व्हेन द सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स ओनली 0.5 एम्पियर करंट फ्लो, एक्सप्लेन व्हाई। देखो भाई, जब हम इंडक्टर को एसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है। क्या कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंपिडेंस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से करंट आपको कम मिल रही है। ठीक है ना। और जब हम क्या बोल रहे हैं कि
फिर मैंने क्या बोला, whenever an inductor is connected to an AC source it produce inductive reactance, ठीक है ना, as impedance that reduce the amount of current। भाई सीधी सी बात है कि आपके पास जब डीसी है तो उसके अंदर देखो भाई, उसने बोला ना 200 वोल्ट डीसी करने पर करंट आपको ज़्यादा मिल रही है। उसका सीधा सा रीज़न मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि भाई जब आप एसी फ्लो करा रहे हो तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब उस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से इंपिडेंस बढ़ रहा है, हाँ या ना बताओ। भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा, जिसका भाई हमने नाम दिया था एक्सी, तो इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से आपका इंपिडेंस बढ़ गया, और इंपिडेंस बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम हो गई। सीधी सी बात है, ठीक है, इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई एंड ऑल्सो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। सेल्फ इंडक्टेंस, चलो निकाल देते हैं इसको। चलो भाई इसको भी निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू होता है IXL, होता है XL, ठीक है। तो XL इज इक्वल टू हो जाएगा V ओवर I। V कितना है? 200। हमें तो क्या निकालना था, अच्छा I तो दे ही रखी है ना, ठीक है। I कितनी दे रखी है? 0.5। XL कितना होता है? तो 2πfL। तो इसको ऊपर भेज दो, ये चला जाएगा आपका 400 और ये हो गया आपका 200। तो L हो जाएगा आपके पास 200 और पाई की वैल्यू हो गई 3.14। फ्रिक्वेंसी आपके पास है 50, ये गया इससे और ये गया 4, तो 4/3.14 ये आपका है। तो आप डिवाइड तो देखो आप कर ही सकते हो कि भाई किसकी 4 की हमें डिवाइड करनी है किससे 3.14 से, तो लगभग 1.27 आएगा, 1.27 हेनरी। क्लियर इतनी बात? क्या समझ में आई कि भाई इस सी पार्ट में उसने हमसे एक बात बोली, मैंने बताया कि जैसे ही आप एसी सोर्स जोड़ते हो कि वो क्या प्रोड्यूस करता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है, जिसकी वजह से इंपिडेंस बढ़ रहा है तो करंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात मैंने क्या बताई कि अगर आपके पास एक्स करंट है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो आप एक्सएल इज इक्वल टू लिख सकते हो 2πfL, और उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? तो सिंपल सी बात है, सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं आगे।